वाला हूँ, लेकिन इस चैप्टर को समझने के लिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं मैं सिर्फ उन्हें ही आपको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करूँगा। ओके, तो जैसे कि आप सबको पता है कि हमारे चैप्टर का नाम क्या है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है, फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, किस चीज़ की फ्लेक्सिबिलिटी, डिमांड की फ्लेक्सिबिलिटी। मतलब जैसे आप लोगों ने वो पढ़ा था चैप्टर नंबर 3 लॉ ऑफ डिमांड, उसके अंदर आप लोगों ने एक फैक्ट पढ़ा था क्या, कि जैसे क्या होता है कि किसी प्रोडक्ट की खुद की प्राइस अगर बढ़ती है तो उस प्रोडक्ट की डिमांड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। लेकिन अगर उसी प्रोडक्ट का जो प्राइस है जैसे ही कम होता है उसकी जो डिमांड हो जाती है क्या हो जाती है, हाई हो जाती है। लेकिन उस फैक्ट के अंदर हमें ये बात नहीं बताई गई थी कि मान के चलो उस प्रोडक्ट की खुद की प्राइस अगर कम होती है तो उसके कंपैरिजन में कितने परसेंटेज से उसकी डिमांड हाई होती है, या फिर अगर उस प्रोडक्ट का प्राइस हाई होता है तो उस प्रोडक्ट के प्राइस के हाई होने के कितने परसेंटेज के हिसाब से उसकी कितनी परसेंटेज से डिमांड कम हो जाती है। ओके, तो वो हमें कौन बताता है, वो हमें बताता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ओके, और उसी को ही हम इसको अंडरस्टैंड करने वाले हैं। पहले क्या था कि हमारा एक ही चैप्टर के अंदर कंबाइंड था, लेकिन अब इसको एक अलग से टॉपिक बना करके एक चैप्टर का रूप दे दिया गया है। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। बेसिकली इसके अंदर है क्या, देखो जब आपने पढ़े थे चैप्टर नंबर 3 डिमांड, तो उसके अंदर आपने 3 जो है उसके वेरियस डिटर्मिनेंट्स पढ़े थे डिमांड के, कि मतलब डिमांड को निर्धारित करने वाले 3 फैक्टर्स कौन कौन से हैं। सबसे पहला फैक्टर क्या था आपका, प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी। ओके, प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी मतलब क्या होता है कि जैसे जो एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट है ना उसका जो खुद का प्राइस क्या है, ठीक है, एक तो वो उसके डिमांड को अफेक्ट करता है। दूसरा फैक्टर क्या था, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। ठीक है, जैसे मान के चलो अगर ये टी है तो इसके कंपैरिजन में इसका कॉम्पिटिटर क्या होता था, कॉफ़ी। ठीक है, अगर कॉफ़ी का प्राइस घटता बढ़ता है तो उसकी वजह से टी की डिमांड में क्या अफेक्शन होता है, दूसरा कंपोनेंट ये था। ओके, और तीसरा क्या था आपका, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, कि मतलब एक कस्टमर की इनकम भी मतलब अफेक्ट करती है डिमांड को। ठीक है, अब उसी में क्या होता था कि हमें ये बताया गया था कि मतलब डिमांड घट रही है बढ़ रही है, लेकिन कितनी घट रही है बढ़ रही है ये समझ में नहीं आता था। लेकिन इस चैप्टर के अंदर हम इसी को डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो देखो अब इन्हीं डिटर्मिनेंट से जो है मिल करके आपके इस चैप्टर के अंदर ये टॉपिक बन चुके हैं। क्या बन चुके हैं, जैसे आपका क्या था, प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी, तो इसको इन्होंने दूसरा नाम क्या दे दिया, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मतलब क्या था कि जब प्राइस बढ़ता था तो डिमांड कम होती थी, लेकिन अब ये इलास्टिसिटी आपको बताएगा कि डिमांड कितने से कम होएगी और डिमांड कितने परसेंटेज से बढ़ेगी। ओके, सिमिलरली जो आपका दूसरा फैक्टर था प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, उसमें क्या आपको दूसरा नाम दे दिया गया है, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, क्रॉस का मतलब क्या है, सब्स्टिट्यूट बोले तो वही टी एंड कॉफ़ी। ओके, कि मतलब अगर टी का प्राइस बढ़ता है तो कॉफ़ी की डिमांड में क्या अफेक्ट होता है, और अगर कॉफ़ी का प्राइस घटता है तो टी की डिमांड में क्या अफेक्ट होता है या चेंजेस देखने को मिलते हैं। ओके, फिर आपका थर्ड कंपोनेंट क्या होता है, इनकम ऑफ द कंज्यूमर। इनकम ऑफ द कंज्यूमर में आप क्या देखोगे, इसका तीसरा नाम दे रखा है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, कि अगर कंज्यूमर की इनकम घटती है या बढ़ती है तो उससे उसकी जो डिमांड है वो कितनी बढ़ती है और कितनी घटती है। ओके, चलो तो इसको समझने के लिए हमें इस चैप्टर के अंदर ये फॉर्मूला दिया गया है। ठीक है, जो फॉर्मूला क्या कहता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, कि मतलब जो है डिमांड में कितने परसेंटेज से चेंज आएगी। शॉर्ट में हमने इसको लिख दिया है ईडी। ईडी का मतलब होता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ओके, चलो फॉर्मूला क्या है, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन में चेंज इन प्राइस। ठीक है, अब हमें इतना बड़ा फॉर्मूला दे रखा है, सबसे पहले हम इस फॉर्मूले को समझते हैं कि फॉर्मूला बेसिकली कहता क्या है। तो देखो अब ये चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, एक आपका क्या होता है, क्वांटिटी डिमांडेड होता है। क्वांटिटी डिमांडेड का मतलब क्या होता है, क्वांटिटी डिमांडेड का मतलब क्या होता है कि जो आपका गुड्स का खुद का जो प्राइस है, अगर उसका खुद का प्राइस घटता है बढ़ता है ना, तो उसकी वजह से उसकी खुद की जो है कितनी क्वांटिटी में डिमांड घटती है और बढ़ती है, उसी को बोला गया है चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। और अपॉन में क्या लेंगे हम, चेंज इन प्राइस। ठीक है, कि उसके प्राइस में कितना चेंज हुआ है। चलो अब देखो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, इसको थोड़ा सा और एक्सपांड करते हैं। तो अगर हम इसको एक्सपांड करेंगे तो क्या है, चेंज इन क्यू अपॉन में क्यू। ठीक है, ये चेंज को आप डेल्टा ही बोल सकते हो, और इनटू 100 करेंगे तो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, मतलब इसका परसेंटेज निकल जाएगा। सिमिलरली चेंज इन प्राइस में क्या होता है कि हमने जो प्राइस पहले था उसमें से जो प्राइस अब है उसमें से जो प्राइस पहले था उसको माइनस करके अपॉन में एक्चुअल प्राइस जो भी था डिवाइड करके इनटू 100 कर देंगे। ठीक है, तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, चेंज इन प्राइस। और इन दोनों को ही हम इसमें क्या करके अपॉन में करके डिवाइड मार देंगे और हमें पता चल जाएगा कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितनी है, कि मतलब डिमांड में कितना चेंजेस आया। ओके, इस चीज़ को क्लियर करने के लिए चलो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल में क्या है, कह रहा है कि जैसे सपोज करो
कि मतलब कह रहा है कि कैलकुलेट करो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालनी हमें। कह रहा है कि इफ़ डिमांड इंक्रीजेस फ्रॉम द 4 यूनिट टू 5 यूनिट, ठीक है, मान के चलो कोई एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, इसकी डिमांड हमारी पहले कितनी थी 4, अब बढ़ करके कितनी हो गई 5, ठीक है, क्वांटिटी डिमांडेड। अब कह रहा है कि क्यों ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि उसका जो प्राइस है वो भी चेंज हुआ। प्राइस कितना था, पहले था 10, अब कितना हो गया 8, ठीक है, पहले प्राइस था 10, अब कितना हो गया 8। तो जाहिर सी बात है प्राइस कम होएगा तो डिमांड बढ़ेगी। ओके, और इसी को हम फॉर्मूले में रख देते हैं। फॉर्मूले में रखेंगे तो देखो आपका ईडी बराबर क्या हो जाएगा, चेंज का मतलब क्या है कि पहले जो है आपकी डिमांड कितनी थी 4 और अब आपकी डिमांड कितनी है 5, अपॉन में पहले प्राइस कितना था आपका, पहले प्राइस था आपका 8, सॉरी पहले प्राइस था आपका 10 और अब कितना हो गया 8, ठीक है। तो अगर हम इसको अपॉन में करते हैं तो कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 1 में -2, ठीक है। अभी हमारा 1 में -2 आया, देखो अब -2 आया तो इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब जो हमारा आंसर अगर हमारा माइनस में आया तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो है हमारी जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, मतलब जो डिमांड हमारी निकल के आ रही है किस में जा रही है, नेगेटिव जा रही है। साइन आपको नेगेटिव देगा लेकिन आपको इसको क्या है पॉजिटिव समझ के चलना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्या है कि कुछ क्वेश्चंस को सोल्व करने हैं और अपने आप से इसको आगे अंडरस्टैंड करना है। तो देखो मेरा जो बेसिकली काम था वो यही था कि आपको ये बताना कि ये जो आपका चैप्टर नंबर 4 था इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, वो बेसिकली आपको बताता क्या है, समझाता क्या है, ठीक है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। चलो ओके, तो इसको हम पूरा और सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। ये अगर हम इसको करें 1 में -2 तो हमारा आंसर क्या आएगा -20%, ठीक है। तो अब हम इसको माइनस नहीं मानेंगे, हमेशा जब भी आप इसको कैलकुलेट करोगे तो वैसे हो सकता है ज़्यादातर आपका आंसर माइनस में ही आएगा, लेकिन आपको इसको माइनस में नहीं मानना है, आपको इसको +20 करके चलना है। तो यहाँ पर आपको बताया गया है कि मतलब जो जिस तरीके से जैसे प्राइस गुड्स का घटा या बढ़ा, ठीक है, तो घटने की वजह से उसकी जो डिमांड है वो कितने परसेंटेज बढ़ गई, 20% बढ़ गई, ठीक है। क्योंकि देखो पहले प्राइस कितना था 10, अब कितना हो गया 8, तो उसकी जो डिमांड है वो कितने परसेंटेज से बढ़ गई, 20% थे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ के साथ, टेक केयर, बाय बाय।